स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए होंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर चल रहा था हमारा ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त। हम खून खराबा कर रहे थे ना, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या क्या पढ़ा था हमने? कि ब्लड क्या होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। तो कल की क्लास में हम कहाँ आ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी। हमने पढ़ लिया था कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कहाँ बनती है, कहाँ पे मरती है, कहाँ पे रीजनरेट होती है, इनका लाइफ स्पेन क्या है और इनका काम क्या है। इतनी बात पढ़ ली थी हमने कल की क्लास तक। अब बात हमने कहां छोड़ी थी? हमने छोड़ी थी कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने पढ़े थे टोटल डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है। तो डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा था, याद है? एक बार ये फोटो हमने कल दिखा के आपको पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपके 5 टाइप की डब्ल्यूबीसीज थी। नंबर 1 पे न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 पे इसिनोफिल्स, नंबर 3 पे बेसोफिल्स, नंबर 4 पे मोनोसाइट एंड नंबर 5 पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट याद आ गया होगा, है ना? चलो, अब आज हमें क्या पढ़ना है कि ये डब्ल्यूबीसीज कैसे काम करती हैं और इनके नाम कैसे पढ़े। मैम कल आपने बताया था कि हमें बताना कि इनके नाम कैसे पढ़े थे। आपको याद है कल हमने डब्ल्यूबीसीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके सरफेस एरिया पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है डॉट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और एक ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। वो बिल्कुल एकदम उनका सरफेस एरिया जो होता है ना, स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना होता है। तो सबसे पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर लेते हैं, जो कितने टाइप की होती हैं? 3, यानी कि जिनके सरफेस एरिया पर हमें डॉट पार्टिकल्स मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, वो 3 टाइप की होती हैं। कैसे बच्चा? देखो लिखिएगा, जो हमारे बॉडी में ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकामय डब्ल्यूबीसी, यानी कि जिनके सरफेस एरिया पर आपको छोटे छोटे इस तरीके से ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप इस डब्ल्यूबीसी को, आपको ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी दे रखे हैं, आपको अभी तक नहीं पता है कि ये डब्ल्यूबीसी क्या है, किस टाइप की डब्ल्यूबीसी है, तो हम कैसे पहचान करते हैं? तो अगर हमने किसी भी ग्रेन्युलोसाइट के ऊपर कोई एसिडिक मीडियम डाल दिया। अब एसिडिक मीडियम का तो मतलब पता होगा आपको। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय प्रकृति का, यानी कि आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन ऐड करा जिसका पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच में है ना, यानी कि 7 से कम कम है। ऐसा आपने कोई ऐड करा, क्या आपने ऐड करा बच्चा? इसके अंदर एसिडिक मीडियम वाला कोई सॉल्यूशन डाल दिया। तो अगर ऐसी डब्ल्यूबीसी जो एसिडिक मीडियम डालते ही ऑरेंज कलर की दिखने लग जाए, किस कलर की दिखने लग जाए बच्चा? ऑरेंज कलर की दिखने लग जाए, यानी कि जिनका कलर कैसा हो जाए? नारंगी कलर हो जाए, तो वो डब्ल्यूबीसी हम मानते हैं कौन सी हैं? इसिनोफिल्स हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी हैं जिनके ऊपर हमने अगर एसिडिक मीडियम डाला तो वो किस कलर में? ऑरेंज कलर में बदल जाती हैं। तो वो डब्ल्यूबीसी कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं? वो इसिनोफिल्स होती हैं। जैसे ये रही आपकी कौन? इसिनोफिल्स। आपको हल्की सी ऑरेंज दिख रही होंगी ना इस फोटो के अंदर भी। तो आपने ऐसे ही कुछ भी कोई भी डब्ल्यूबीसी उठा के डाला इन तीनों में से, उसके ऊपर आपने कोई एसिडिक मीडियम डाल दिया, वो तुरंत चेंज हो गई, उसका कलर कैसा दिख गया? ऑरेंज डाल गया। तो ऑरेंज डालते ही हम उसको बोल देंगे वो तो इसिनोफिल्स है। दूसरा, अगर आपने किसी भी डब्ल्यूबीसी पर, यानी कि इन तीनों में से, ग्रेनुलोसाइट्स में से, अगर आपने कोई बेसिक मीडियम डाला, अगर आपने किसी डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्षारीय माध्यम डाल दिया, बेसिक मीडियम डालते ही वो ब्लू कलर दिखा दे, कैसा? नीला कलर दिखा दे, तो हम ऐसी डब्ल्यूबीसीज को नाम देते हैं बेसोफिल्स। क्या क्या नाम देते हैं बच्चों? हम उनको बेसोफिल्स का नाम देते हैं। तो जरा बताओ, अगर एग्जाम में आ गया बेसोफिल्स किस कलर की होती हैं, तो आप क्या बताओगे? ब्लू कलर की। इन तीनों में ही आपको कलर याद रखना है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में आपको कोई कलर याद नहीं रखना है। ठीक है। तीसरा, अगर आपने
किसी भी WBC के ऊपर आपने चाहे एसिडिक मीडियम डाला, चाहे तो आपने अम्लीय प्रकृति की कोई चीज डाली, या आपने बेसिक मीडियम डाला, चाहे आप एसिडिक डाल दो चाहे आप बेसिक डाल दो, और वो क्या करती हैं, कोई भी कलर नहीं देती हैं, नो कलर, यानी कि वो कलरलेस हो जाती हैं। कलरलेस का मतलब होता है बच्चा कोई भी कलर नहीं, रंगहीन, यानी कि कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिखेगा। तो ऐसी WBCs को हम न्यूट्रोफिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? न्यूट्रोफिल्स कहेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखो न्यूट्रल बोलते हैं ना, वो पीएच वैल्यू जहां पर एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों इक्वल हो जाएं, जहां पर H+ आयंस OH नेगेटिव आयंस इक्वल हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज न्यूट्रल हो गई, उदासीन हो गई। तो इसी तरीके से यहां से इन तीनों के नाम पड़े। इन तीनों के ही आपको याद रखना है। मोनोसाइट लिम्फोसाइट की तो स्ट्रक्चर देख के पता लग जाता है कि ये मोनोसाइट है, एक लिम्फोसाइट है। मैंने पढ़ाया था ना, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, तो वो जो सबसे बड़ी दिखेगी वो मोनोसाइट है, एंड लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट WBC, तो सबसे छोटी दिखेगी वो लिम्फोसाइट है। तो उनको तो पहचानने की जरूरत नहीं है, वो तो साइज से पता लग जाती है। जो सबसे बड़ी होगी वो मोनोसाइट है, सबसे छोटी होगी वो लिम्फोसाइट है। अब मैम बेसोफिल्स की कैसे पहचान करें? तो भाई आप बेसिक मीडियम डालोगे, कोई भी क्षारीय प्रकृति की सॉल्यूशन डालोगे, तो जो किस कलर में, नीले कलर में आ गई वो बेसोफिल है, जो ऑरेंज कलर में आ गई एसिडिक मीडियम डालते ही, तो वो किस कलर की आ गई? वो ऑरेंज कलर में आते ही इसिनोफिल्स हो गई। और जिस पर आप चाहे एसिडिक डाल दो चाहे बेसिक डाल दो, कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल रह गई, उदासीन रह गई, उनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये सबसे ज्यादा होती हैं, इनका परसेंटेज 60 से 65% के बीच में होता है, और ये जो बेचारी हैं बेसोफिल्स ये सबसे कम होती हैं। अब आप बोलोगे मैं मोनोसाइट लिम्फोसाइट का कैसे पता करते हैं? तो उनके तो साइज को देखकर ही पता लगा लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया इनको पहचानने का। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो NDA CDS में या UPSC में या फिर PCS के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बाकी SSC हो गया या कोई कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनका एग्जाम हो गया, इनमें यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, राइट? या आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी स्ट्रीम से आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर ये थोड़ी सी चीजें काम आ जाती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आपको बताते हुए चला जाए आगे। ओके, एक तो ऐसे पहचानते हैं, दूसरा बच्चा कैसे पहचानते हैं इनको, जरा ये बात याद रखो। कल की क्लास में आप सब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि WBC के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कोई भी WBC आप उठा के देखोगे आपको सब में न्यूक्लियस दिखेगा, सब में केंद्रक दिखेगा। लेकिन आप इस फोटो में देखो, आपको ये अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे। देखो इसमें देखो बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे दिख रहे हैं। इसमें भी न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरीके से हेडफोन लगाते हैं वैसा। इसको देखो, इसका न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस कैसे दिख रहा है। तो इनके न्यूक्लियस को देखकर भी हम पता लगा लेते हैं कि कौन से टाइप का WBC है। कैसे? तो जरा जरा नोट डाउन, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, जो इसिनोफिल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस ऐसे दिखता है। ये मान लो मैं WBC है तो मैं कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। WBC का शेप साइज फिक्स तो होता नहीं है, इरेगुलर होती है, तो मैं कैसे ही बना दूं आपको समझना पड़ेगा। WBC कौन सी? इसिनोफिल्स का न्यूक्लियस आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और कैसा होता है? देखो इस तरीके से आपको इसिनोफिल का न्यूक्लियस दिखेगा ऐसे। इस न्यूक्लियस को बोलते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस, 2 लोब में बटा हुआ केंद्रक, यानी कि 2 केंद्रक हैं इसके अंदर और दोनों केंद्रक आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस दिखा तो हम बोलेंगे ये कौन से टाइप के WBC हैं? मैम ये इसिनोफिल्स है ना। ये कौन सी हो गई है? ये हमारी इसिनोफिल्स हो गई हैं। ये लो इस तरीके से। तो हम कैसे पहचान कर लेंगे, या डॉक्टर्स कैसे पहचान कर लेते हैं कि भैया ये इसिनोफिल्स है? आजकल डॉक्टर्स के, आजकल तो ऐसे ऐसे मशीन चल गई है जो अपने आप देख के काउंट कर देती है इनको। जैसे हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ब्लड को मेजर करते हैं, ब्लड की सेल्स को, इन सेल्स को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है।
हीमोसाइटोमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड सेल्स को मेजर करते हैं कि किसके ब्लड में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके का बाइलोब्ड यानी दो लोब में बटा हुआ और वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है आपस में, ओ न्यूक्लियस किसका दिखता है, वो इसिनोफिल्स का दिखता है। ठीक है, अब बच्चों दूसरे टाइप की डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स का कैसे दिखेगा न्यूक्लियस। बेसोफिल्स का भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन बच्चों बेसोफिल्स के न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसे बड़े होते हैं। होते बेसोफिल्स में भी दो न्यूक्लियस हैं, ये भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस हैं। ये भी क्या है, बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब में बंटा हुआ, दो पार्ट्स लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं। इनका भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, लेकिन इनका केंद्रक क्या है, लार्ज साइज का है, बड़ा है। तो ऐसा छोटा दिखा तो भैया इसिनोफिल्स, और ऐसा बड़ा दिख गया तो हम कह देंगे ये कौन सी टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, ये तो मैम बेसोफिल्स हैं। ये कौन सी हैं, बेसोफिल्स हैं। तो जरा लिख दीजिए अपने नोट्स में कि बेसोफिल्स का न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसे दिखता है। यही बना देते हैं ना, तीन यही बना देते हैं, ये वाले यही बना लेते हैं और मोनोसाइट लिम्फोसाइट नीचे बना लेंगे। जब बात करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रोफिल्स है उसका न्यूक्लियस कैसे दिखेगा, न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। कितने, तो 5 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि मोर देन 2, दो से ज्यादा केंद्रक होते हैं। न्यूक्लियस की संख्या इसमें ज्यादा होती है। लेकिन बच्चों इसमें जो मैच्योर न्यूक्लियस होते हैं वो दो ही होते हैं, बाकी ये सब है ना ये इमैच्योर होते हैं। इमैच्योर का मतलब होता है कि इनका ढंग से विकास नहीं हुआ है, ये इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। मैच्योर न्यूक्लियस क्या है, तो आप बताओगे बच्चा, वो दो ही हैं, वो दो ही हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा दिखा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम न्यूट्रोफिल्स बोल देंगे, न्यूट्रोफिल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन मैम बन सकता है कि उस डब्ल्यूबीसी का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो कौन से टाइप के डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस की संख्या सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स में। मैं आपको इस इमेज से दिखाती हूँ, यहां समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चा, ये देखो इस न्यूट्रोफिल्स में आपको ज्यादा दिखा रखे होंगे न्यूक्लियस, ये रहा। मैच्योर 2 या 3 ही होते हैं, बाकी सब इमैच्योर रह जाते हैं। अब इसिनोफिल्स में हमने पढ़ा कि ये रहा न्यूक्लियस, इसमें भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। ये देखो एक ऐसे बड़ा सा, एक ये छोटा है, फिर आगे चलकर ये बड़ा हो जाएगा। तो जिसका न्यूक्लियस ज्यादा नंबर में है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स होती है। अब बात करते हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसे दिखता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं उनमें एक एक ही न्यूक्लियस होता है। ये देखो ये रहा लिम्फोसाइट, ये रहा मोनोसाइट, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। अब जो बड़ा सा न्यूक्लियस दिखता है ना, वो होता है बच्चा लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट में एक ही न्यूक्लियस है लेकिन बड़ा है, ये देखो आधे से ज्यादा एरिया को कवर कर रखा है। तो जरा बना लो, इनको भी बना लो ताकि आपको याद रह जाए, नहीं तो कह दोगे मैम इन दो का हमें समझ में नहीं आया। देखो क्या कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कैसे, उसका न्यूक्लियस कैसा दिखता है। पहले लिम्फोसाइट का बनाओ फिर मोनोसाइट का। लिम्फोसाइट में एक ही न्यूक्लियस दिखेगा लेकिन ऐसे बड़ा सा दिखेगा, ये ऐसे ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस। तो हम क्या कह देंगे, ये कौन सी सेल है, ये लिम्फोसाइट है। ये सारी कौन से टाइप की सेल्स पढ़ रहे हैं हम, ये सारी हम पढ़ तो डब्ल्यूबीसी रहे हैं ना। तो एक ही न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा, उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। और मोनोसाइट का न्यूक्लियस आपको किडनी शेप में दिखता है। ये देखो किडनी का शेप कुछ ऐसा सा होता है, राजमा जैसा, बीन शेप, ऐसा ऐसा ही हमारा किडनी दिखता है। किडनी का आकार भी कैसा होता है, राजमा के जैसा। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जिस टाइप का डब्ल्यूबीसी का दिखेगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम मोनोसाइट कह देते हैं। तो इस तरीके से इनके न्यूक्लियस के साइज एंड स्ट्रक्चर से भी हम पता लगा लेते हैं कि बेसोफिल्स कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स कौन सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैम सेल पढ़ाई नहीं है, सेल तो पढ़ाएंगे ना चैप्टर। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो सुनिए क्या मैंने कहा कि न्यूक्लियस तो ये सारे टाइप की डब्ल्यूबीसी है।
तो सब में न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, क्योंकि भैया डब्ल्यूबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही है, हम पढ़ चुके हैं। अब डब्ल्यूबीसी का साइज और शेप कोई फिक्स नहीं है, तो कैसे ही बना दो आप इसको, लेकिन इनके न्यूक्लियस की प्रेजेंस एकदम फिक्स होती है, उनका साइज भी फिक्स होता है, और कैसे दिखते हैं, नंबर में कितने होते हैं, वो फिक्स रहता है। तो अगर आपने ऐसी डब्ल्यूबीसी देखी जिसमें 2 न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस का साइज छोटा है और दोनों आपस में इस तरीके से हेडफोन की तरह जुड़े हुए हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, तो उसको हम इसिनोफिल्स कहते हैं। और बाइलोब्ड न्यूक्लियस बेसोफिल्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें ये 2 न्यूक्लियस है, उसका साइज बड़ा है और वो भी ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बेसोफिल्स कह देते हैं। और ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो, इसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, 4, 5, 6 भी बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 काम के होते हैं, 2 ही मैच्योर होते हैं, बाकी सब इमैच्योर रह जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट। तो याद रखिएगा कि ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसमें 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, उसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और एक ही न्यूक्लियस लेकिन बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस, उसको हम लिम्फोसाइट कहेंगे। एक ही न्यूक्लियस लेकिन किडनी जैसा, सोयाबीन जैसा, बीन जैसा, राजमा जैसा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। पॉइंट आपको यहां तक आते आते क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा ना? अब मेरे अकॉर्डिंग आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान करते हैं डब्ल्यूबीसीज के, हम या डॉक्टर्स या हीमोसाइटोमीटर भी ऐसे ही कैलकुलेट करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारी डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब बात ये है, मैम ये डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, बीमारियों से बचाना। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। तो इसका मतलब मैम ये 5 भी क्या करती होंगी, बीमारियों से बचाती होंगी। इसका मतलब ये 5 की 5 इन्फेक्शंस पे अटैक करती होंगी। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स जितने भी आते हैं हमारे बॉडी में, बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको मार गिराने का काम करती होंगी। बिल्कुल, ये 5 के 5 ही इम्यूनिटी देती हैं, लेकिन इन सबका काम करने का तौर तरीका अलग है। कैसे, जरा आओ लिखो। नंबर 1 पे लिखो, फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। किसका फंक्शन, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, उसका क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम लिखो, क्या करती है ये न्यूट्रोफिल, जिसके ऊपर किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम के सॉल्यूशन का कोई भी असर नहीं होता। ये क्या करती हैं, जरा इस पे सुनो। न्यूट्रोफिल्स होती हैं फैगोसाइटिक नेचर की। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मैम ये फैगोसाइटिक नेचर क्या होता है। ये क्या करती हैं, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं। इसका मतलब ये फैगोसाइटिक सेल होती हैं, ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। और मैं आपको बता दूं ये कैसे भक्षण करती हैं, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इनको कोई भी इंफेक्शन दिखता है इस तरीके से, मान लो ये कोई न्यूट्रोफिल है और ये इसका न्यूक्लियस, इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं आप जानते हैं। इसको यहां पर कोई इंफेक्शन दिखा तो ये क्या करेगी, ये अपने झूठे हाथ पांव बना लेगी, स्यूडोपोडिया, झूठे हाथ पांव बना लेगी और इस इंफेक्शन के पास जाएगी और अगली बार इसी झूठे पांव हाथ से अपने अंदर खा जाएगी। किसको खा जाएगी, इस इंफेक्शन को। इस तरीके से ये आ गया इंफेक्शन, ये इसका न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इसको हमने फैगोसाइटोसिस, भक्षण करने की प्रक्रिया बोला। और जो सेल्स ये प्रोसेस करती हैं उनको हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मेनली ये बैक्टीरियाज को इंगल्फ करती हैं। ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल डिजीज से बचाती हैं हमें। यानी कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जब बाहर से आता है तो उसका भक्षण करने का काम कौन करती हैं, न्यूट्रोफिल्स। अगर ये बैक्टीरिया हमारे खून में ही रह जाता, ये न्यूट्रोफिल इसको इंगल्फ नहीं करती, इसका भक्षण नहीं करती, तो ये बैक्टीरिया हमें क्या कर देता, हमें बीमारी कर देता। तो बताओ ये इम्यूनिटी दे रही हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल डिजीज से। ये बैक्टीरिया को बचा, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया आ गया
पता है आपको, एक दिन में हम हजारों बैक्टीरिया खा लेते हैं। अब आपको हो गया अरे मैम कैसे, इस कमरे में न जाने कितने बैक्टीरिया हैं, जब मैं सांस ले रही हूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं, उनका इंगल्फमेंट कर जाती हैं ये सेल्स, लेकिन कोई बैक्टीरिया खतरनाक आ गया और इसको पता नहीं चला कि कब आ गया, कैसे आ गया, तो उसने इन्फेक्शन कर दिया, तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये हमें बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन देगा, कौन सी एक सेल है जो फैगोसाइटिक नेचर में होती है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, होगा तो ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कौन सी WBCs है जो बैक्टीरियल डिजीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी बच्चा? न्यूट्रोफिल्स। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। अगले पेज पे चलूं, पता लग गया। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 से अधिक हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स पे आप एसिडिक या बेसिक डाई कोई भी डालो, कलरलेस रहती हैं ये, और ये हमारे बॉडी में फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? फैगोसाइटिक। चलें अगले पॉइंट पे। चलो अब लिखो फंक्शन ऑफ बेसोफिल। ये बेसोफिल्स क्या करती हैं, ये कब काम करेंगे? इन सबके काम देखो, सबका काम एक ही है, बीमारियों से बचाना, लेकिन सब अलग अलग टाइप की बीमारियों से काम करती हैं, है ना। जैसे घर में 5 लड़के होते हैं, तो पांचों के पांचों लड़के क्या करते हैं? पढ़ लिख के अपनी नौकरी लगते हैं, है ना, और वो पांचों के पांचों पैसा कमा के लेके आते हैं, लेकिन सबकी नौकरियां अलग अलग है, नेचर उनका अलग अलग है। ठीक ऐसे ही इनका नेचर अलग अलग है। फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स क्या करती हैं? बहुत जरूरी, इसको स्टार करना बच्चा, यहां से क्वेश्चन आता है। बेसोफिल्स भले ही सबसे कम होती हैं, लेकिन काम बहुत तगड़े करती हैं। ये बेसोफिल्स भले ही कम होती हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं। देखते हैं जरा क्या काम करती हैं बच्चों। ये कब कब काम आती हैं? एक तो एलर्जी होती है आपको, किसी ना किसी चीज से कभी ना कभी तो आपको एलर्जी हुई होगी, है ना। अब ये एलर्जी क्यों होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, फॉरेन का मतलब है जो हमारे शरीर का नहीं है, वो बाहर से आ गया, हमारा बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाया, हमारे बॉडी ने उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तुम आके रह लो, लेकिन फिर भी वो आ गया और हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अडेप्ट नहीं कर पाया, तो हमें उस चीज से पर्टिकुलर एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है, कुछ को आंखों में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, कुछ को छींक आने लग जाती है बहुत सारी, कुछ को खांसी ज्यादा आने लग जाती है, कुछ की नाक से पानी आने लग जाता है। ये एलर्जीज के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एलर्जी होती क्यों है बच्चा? एलर्जी होती है हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होने से, और उस केमिकल का नाम है हिस्टामीन केमिकल। क्या? हिस्टामीन केमिकल। हिंदी में लिख लो, हिस्टामीन रसायन के निकलने से हमारे बॉडी में एलर्जी होती है। हिस्टामीन केमिकल जब जब निकल गया तब तब आपको एलर्जी हो गया। और मैं आपको बता दूं, इस हिस्टामीन को प्रोड्यूस करने का काम बेसोफिल्स का होता है। आपने देखा होगा जब आपको एलर्जी होती है तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट खाते हैं, जैसे एक एविल टैबलेट आती है, एक सिट्राजिन आती है, उनके ऊपर कभी पढ़ना, उनके ऊपर लिखा होता है एंटी हिस्टामीन टैबलेट ऐसे करके, या उनका जब आप यूज गूगल पर डालोगे ना कि इस टैबलेट का क्या यूज है, तो वहां पे बताएगा आपको। अब सुनो, ये एलर्जी कैसे हुई? मान लो एलर्जीज भी अच्छी होती हैं, पता है आपको, अगर एलर्जी नहीं हो रही होगी तो कोई चीज बाहर से आई होगी, वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होगी। अगर आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनेगा तो वो खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए समटाइम्स एलर्जीज आर गुड। सुनिए कैसे एलर्जी अच्छी कैसे होती है। मान लो मेरे बॉडी में बाहर से कोई खराब चीज आ गई, नाक से, मुंह से, या पानी में, खाने में, कैसे मैं खा गई, कोई बाहर से खतरनाक केमिकल खा गई मैं, है ना, और मेरे बॉडी में जाके वो मेरे लीवर में जम सकता है या मेरे किडनी में जम सकता है, उसकी वजह से मेरा लीवर, किडनी कुछ भी खराब हो सकता है। तो जैसे ही वो खराब केमिकल मेरे बॉडी में आया, बेसोफिल्स को पता लग गया, ओ भाई साहब कुछ बाहर से खराब चीज आ गई है, तो बेसोफिल्स क्या करती हैं? हिस्टामीन केमिकल रिलीज कर देती हैं,
और ये हिस्टामिन केमिकल ब्लड में आया और ब्लड से ये हमारी स्किन में जाएगा तो स्किन पे ईचिंग होने लग जाएगी, लाल लाल स्किन हो जाएगी, खुजलाल होगे, या ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचा तो नाक एकदम गीली हो जाएगी, नाक से पानी निकलेगा, छींके आने लग जाएंगी, पूरे बॉडी पे खुजली होने लग जाएगी। तो बच्चों ये हिस्टामिन की वजह से हो रही है। अब क्या होगा, आपके बॉडी ने बता दिया, आपकी बेसोफिल्स ने बता दिया हिस्टामिन को रिलीज करके कि भैया आपके बॉडी में कुछ खतरनाक चीज आई है जिसकी वजह से आपको क्या हो गया है, आपको एलर्जी हो गई है। तो अब आपको उस एलर्जी को खत्म करने के लिए टैबलेट खानी पड़ेंगी। तो आप एंटी एलर्जिक खाओगे और वो एंटी एलर्जिक टैबलेट क्या करती हैं, वो आके इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को बंद करती हैं, हिस्टामिन एकदम कम कर देंगी और आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ इतना याद रख लो कि वो कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है, उस केमिकल का नाम हिस्टामिन केमिकल होता है। और एलर्जी के समय इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी सेल्स बनाती हैं, बेसोफिल्स बनाते हैं। यानी कि ये एलर्जी हमारे एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एलर्जी तो अच्छी है ना, है ना। एलर्जी का मतलब आपका बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बन रहा है, तभी तो एलर्जी हुई, अदरवाइज एलर्जी नहीं होगी। तो हमें क्या पता लगता कि किस समय क्या खराब पार्टिकल चला गया हमारे बॉडी में और उसने नुकसान पहुंचा दिया अपने लीवर, किडनी को, किसी को भी। ठीक है बच्चा, इसीलिए कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, कुछ को बेसन से। जैसे मुझे मशरूम से बहुत एलर्जी है, अगर मैं मशरूम खा लूं, वैसे मैंने नहीं खाया, 1 या 2 बार गलती से पिज्जा विजा खाया तो उसमें मशरूम डला हुआ था, क्योंकि बाहर जाते थे इतना ध्यान नहीं रखते। तो मैं अगर मशरूम इतनी सी भी खा लूंगी तो मेरी आंखें एकदम लाल हो जाएंगी और बॉडी पे ना ऐसे तख्ते से पड़ जाते हैं, जैसे घमोरियां होती है ना वैसी पड़ जाती है मेरी स्किन के ऊपर। पहले मम्मी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बेसन से बहुत एलर्जी थी, कि मैं बेसन खाती थी और मुझे बहुत तेज एलर्जी हो जाती थी। लेकिन अब मुझे बेसन से धीरे धीरे ठीक होने लग गई है, मैं बेसन खाती हूँ, लेकिन मैं मशरूम आज भी नहीं खा सकती। मशरूम खाते ही मुझे बहुत तेज एलर्जी हो जाती है। जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होती हैं उनकी स्मेल से, उनके अंदर जो केमिकल्स डलते हैं उनसे मुझे एलर्जी है। ऐसे ही आप लोगों को किसी ना किसी से एलर्जी होगी, है ना। ठीक है बच्चों, तो एक तो इन्होंने एलर्जी के समय काम कर दिया। दूसरा, ये कब काम करती है, दूसरा ये एक और हमारे बॉडी में केमिकल, एक और सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ये बनाती हैं हेपैरिन। इनका दूसरा काम क्या होता है, ये हेपैरिन बनाने का काम करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये हेपैरिन को स्टार कर लेना, हालांकि इन दोनों को स्टार करना, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। हेपैरिन क्या होता है, आपने सुना होगा मेरी नसों में फलाना इंसान का खून दौड़ रहा है। कभी ऐसे सुना है मेरी नसों में फलाना इंसान का खून बैठा हुआ है? नहीं ना, खून दौड़ता है। और जब तक खून दौड़ रहा है तब तक आप जिंदा हो। यहां से लेकर नीचे एडी वाले पार्ट तक सारा दिन ऐसे 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 ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब तक हो रहा है तब तक आप जिंदा हो। अब बच्चों, हम मैम, कभी आपने ये सोचा कि हमारी जो आर्टरीज, वेन्स होती हैं, हमारी नसें होती हैं, इनमें खून जमता क्यों नहीं? खून जमता क्यों नहीं मैम? हम अगर लद्दाख चले जाएं, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी चले जाएं, तो भी आपकी नसों के अंदर खून नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे बॉडी में एक केमिकल है हेपैरिन, ये हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता। ये क्या करता है? खून को जमने से बचाता है, जमने से बचाता है। अगर ये हेपैरिन नहीं होगा तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपका खून जम जाएगा, अंदर ही खून की क्लोटिंग हो जाएंगी, आपके नसें ब्लास्ट कर सकती हैं, फट सकती हैं और आप मर सकते हो। सुना होगा फलाना इंसान के ब्रेन में क्लोटिंग हुई, उसकी ब्रेन की नस फट गई, ऑन द स्पॉट मर गया। बहुत सारी बीमारियां हर दिन सुनते हैं हम, है ना। तो सुनिए मेरी बात कि ये हेपैरिन बेसोफिल्स भी बनाती हैं और हमारा लीवर भी बनाता है। लीवर के बारे में बाद में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि हेपैरिन बनाता है लीवर, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि जो हमारे बॉडी में खून को जमने से बचाता है, इसीलिए हम इसको एंटी क्लोटिंग फैक्टर मानते हैं। देखो, क्लोट का मतलब क्या होता है? खून जमना, लेकिन एंटी क्लोटिंग का मतलब क्या हो गया? खून को ना जमने देने वाला कारक। ये हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता, नसों में जमने नहीं देता। और ये हेपैरिन लीवर भी बनाता है और कुछ अमाउंट में बेसोफिल्स भी बनाती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमारे बॉडी में खून को जमने से बचाने वाला कारक कौन सा है?
हेपेरिन। या पूछे हमारे बॉडी में एंटी क्लोटिंग फैक्टर या एंटी कोगुलेंट फैक्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा हेपेरिन। तो देखो बेसोफिल्स भले ही कम है लेकिन क्या खतरनाक काम कर रही हैं। एलर्जी के समय काम किया हिस्टामिन रिलीज करके, हेपेरिन बना दिया, जिसकी वजह से क्या होता है आपका खून जमता नहीं है नसों में। और बच्चों अगर ये हेपेरिन आपके बॉडी में कम हो जाए तो आपको डॉक्टर बाहर से आर्टिफिशियल हेपेरिन भी देता है, पता है आपको। आर्टिफिशियल हेपेरिन फिर आपको डॉक्टर देगा। डॉक्टर क्या करेगा, ये तो नेचुरल है, ये तो नेचर ने हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से बन रहा है, ये कुछ लीवर बना दे रहा है, कुछ ये बना दे रहा है ना, समझ रहे हो आप। कुछ लीवर बना दे रहा है और कुछ आपका बेसोफिल्स बना दे रही है। और अब अगर ये कम हो जाए तब क्या होगा, तब कृत्रिम हेपेरिन चाहिए होगा आपके बॉडी में, नहीं तो आपके बॉडी में अंदर ही थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा, खून जम जाएगा, अंदर ही खून की क्लोटिंग हो जाएंगी, नसें फट जाएंगी। अब ये आर्टिफिशियल हेपेरिन जो होता है ना, ऐसा माना गया है, इस नाम का होता है हिरुडिन नाम का। हिरुडिन नाम का आर्टिफिशियल हेपेरिन हमारे बॉडी में चढ़ाया जाता है। और ये कहां से मिलता है, लीच से। लीच देखी है आपने, जो खून पीती हैं, जिनको हम जोंक बोलते हैं, अगर आपकी स्किन पे छोड़ दूंगी या चिपक जाएंगी, वो सेंग्यूनोवोरस होती हैं। सेंग्यूनोवोरस का मतलब होता है जो खून पीती हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कहां से मिलता है हेरोडिन, ये लीच से। ऐसा बोलते हैं लीच के खून में, लीच के लार में, सलाइवा में ये पाया जाता है। तो ये नेचुरल है हेपेरिन, ये आर्टिफिशियल आपको डॉक्टर फिर चढ़ाएगा। तो बच्चों 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गए आज के क्लास से, बात समझ में आए। फाइब्रिनोजिन के बात आएगी रिशु, थोड़ा सा रुको। फाइब्रिनोजिन ब्लड का क्लोट करवाता है, लेकिन क्लोटिंग वही होती है जहां चोट लगती है, ठीक है। अंदर क्लोटिंग होगी तो मर जाओगे आप, खून को अंदर मत जमा देना। नसों के अंदर क्लोटिंग नहीं हो सकती, जब नस फट जाती है खून बाहर निकलता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लोट होता है, वहां पे फाइब्रिनोजन काम आता है। फाइब्रिनोजन ब्लड का क्लोट करवाता है, हेपेरिन नहीं करवाता है। सब समझ में आ जाएगा, बस अभी फिलहाल सुनते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। तो ये काम हो गया बेसोफिल्स का। अब देखो बेसोफिल्स अभी भी नहीं रुकती है, एक काम और करती है, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बनाती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बनाती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बनाती है। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती हैं, अभी आपको पहले एग्जांपल देती हूं, आप समझ जाओगे। अपने बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, उनको करवाती है, कौन करवाती है, ये बेसोफिल्स करवाती है, यही बेसोफिल्स करवाती है। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती क्या है उसको सुनो, आप सबने कभी ना कभी फेस किए होंगे। मान लो मैंने आपकी गाल पे चांटा मारा, कोई बदमाश बच्चा है क्लास में, मैंने आपकी गाल पे चांटा मार दिया, बहुत तेज चांटा मारा, बहुत तेज चांटा मारूंगी आपके गाल पे, तो गाल की यहाँ की सेल्स क्या हो जाती हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, जिस भी जगह आपने मारा वो लाल हो जाती है, लाल हो जाती है ना, उंगलियां छप जाती हैं, लाल हो गई, वहां पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, आती है ना सूजन। उसके बाद क्या होता है, वहां की सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, वहां की सेल्स मर जाती हैं। और बच्चों वहां पर क्या होता है, आपको पेन होता है, दर्द होता है। तो ये इस टाइप के जो रिएक्शंस है ना, इनको इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं, इनको इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं। किसी ने आपको सुई लगाई, इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन जिस हिस्से पे लगाते हैं वो हिस्सा लाल हो जाता है, कम से कम 5 से 6 दिन के लिए लाल रहता है, वहां पे सूजन आ जाती है, वहां की सेल्स मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और वहां पर आपको दर्द भी होता है। तो ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं इनको इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहा जाता है। और ये कौन करवाता है हमारे बॉडी में, ये भी करवाने का काम बेसोफिल्स का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। मैम मुझे पढ़ाई करते समय बहुत नींद आती है, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, आपका गोल क्लियर नहीं है। नींद क्यों आ रही है, आपका गोल ही क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं आप। ऐसा अपना देखो, लक्ष्य ऐसा रखो अपना
या ऐसा इतना बड़ा गोल अपना डिसाइड करके रखो कि आपकी रातों की नींद ही गायब हो जाए। आप कह रहे हैं मुझे पढ़ते समय नींद आ रही है, इसका मतलब अपने लक्ष्य को लेकर अभी तक आप डिटरमाइंड नहीं है, आप में डिटर्मिनेशन की कमी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आ जाए या आ जाए हेपेरिन या आ जाए एलर्जी, तो ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है? ऑप्शन में हमें बेसोफिल्स ढूंढना है। किसको ढूंढना है? बेसोफिल्स को ढूंढना है। दो के काम पढ़ लिए हमने, न्यूट्रोफिल का पढ़ लिया, बेसोफिल का पढ़ लिया। अब चलो अगली अगली आती है इसिनोफिल्स। ये क्या काम करती है? चलो, ये बहुत बेचारी सिंपल से काम करती है, लेकिन सिंपल इतने भी सिंपल नहीं है। इसिनोफिल्स देखो बच्चों, एक तो ये कब काम करती है? जब आपके बॉडी में बेसोफिल्स कम हो जाए। बेसोफिल्स तो बहुत कम है ना, 0.1 to 0.5% ही होती है, पॉइंट में होती है, कम तो हो सकती है। तो जब बेसोफिल्स कम हो जाए, कौन सी कम हो जाए? बेसोफिल्स कम हो जाए, तो ये क्या कहती हैं? कोई बात नहीं, बेसोफिल्स कम हो गई तो क्या, मैं बेसोफिल्स का काम करना शुरू कर देती हूँ। तो बेसोफिल्स का एक काम था एलर्जी के समय इम्यून रिस्पॉन्स बनाना, तो ये एलर्जी वाली रिएक्शंस ये करने लग जाती है। नॉर्मल डेज में नहीं करेंगे। किसी इंसान में कि बहुत ही कम बेसोफिल्स आ गए। बेसोफिल्स कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, बिकॉज उनके परसेंटेज वैसे ही कम होता है। लेकिन जब आपके बॉडी में बेसोफिल्स बहुत कम हो गए, उसी समय आपके बॉडी में कुछ खतरनाक पार्टिकल आपने खा लिया, कैसे ही आ गया वो, तो उस समय जो एलर्जी का इम्यून रिस्पॉन्स बना रहा है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को इसिनोफिल्स बनाती है। और दूसरा, ये कब काम करती हैं? जब हमारे बॉडी में कोई भी पैरासाइट्स आ जाए, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए। अब बच्चा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? तब ये काम करती है। इसका मतलब परजीवी संक्रमणों से बचाती है। ये परजीवी संक्रमण आ गया, उस समय ये बहुत काम करती हैं। उस समय ये क्या करती हैं? इम्यूनिटी देती हैं हमें। अब बच्चा सबसे पहले सुनो, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? परजीवी। कोई जीव है, वो भी लिविंग है, लेकिन वो किसी दूसरे बॉडी में जाके रह रहा है और उस दूसरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं, उसको हम परजीवी कहते हैं। जैसे मान लो मेरे बॉडी में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया है ना, और वो आके मेरे शरीर के अंदर घर बना लिया, मेरी आंतों में चला गया, आंतों में इन्फेक्शन कर रहा है, बढ़िया तरीके से वहां रह रहा है, तो वो है, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी जिंदा जीव है, और मैं भी जीव हूं। यानी कि कोई पैरासाइट जब हमारे बॉडी में आ जाता है बाहर से और बहुत दिनों तक आके रहने की कोशिश करता है, उस समय उस पैरासाइट के अगेंस्ट फाइट करती हैं, उसको मार गिराती हैं। कौन? इसिनोफिल्स। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी किसने दी? न्यूट्रोफिल्स ने। एलर्जी के समय इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स किसने बनाया? आप बताओगे बेसोफिल्स ने। हेपेरिन किसने बनाया? बेसोफिल्स ने। आपसे पूछेगा पैरासाइटिक डिजीज के अगेंस्ट आपको जो इम्यूनिटी मिलती है, जो परजीवी संक्रमणों से बचाने का काम करती है, वो कौन सी होती है? वो इसिनोफिल्स होती है। और दूसरा, इसिनोफिल ने क्या किया? दूसरा आप बता देना कि जब बेसोफिल्स बहुत ही कम हो जाएं, तो उस समय एलर्जी वाले इम्यून रिस्पॉन्स भी बना सकती हैं। ये तीनों के काम समझ आ गए। अब चलते हैं बाकी दो के। बाकी दो बोले तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, चलिए लिखिए। पहले पढ़ेंगे हम लिम्फोसाइट का फंक्शन, ये बहुत जरूरी है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स ऐसा लगा दो। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? ये लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट का काम, ठीक है, आप लिख लेना फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। एंटीबॉडीज बनाती हैं लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रतिरक्षी। बच्चा, एंटीबॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बॉडी में बाहर से आने वाले इंफेक्शन से लड़ाई करती है। एंटीबॉडीज शब्द आप सब जान गए हैं आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद से आप सब जान गए एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बनी हुई सेल होती हैं।
एक टाइप की ये सेल ही है, और हम इनको ना मेमोरी सेल भी बोलते हैं, याद रखने वाली कोशिकाएं भी बोलते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। मान लो आपके बॉडी में कोरोना आया, आया नहीं, पहले सुनो, हम सबने कोरोना के वैक्सीन लगवाए थे, हम बचपन से टीके लगवाते आ रहे हैं। आपने पोलियो का टीका लगवाया होगा, टीबी का लगवाया होगा, टिटनस का लगाया होगा, सबको हमें बचपन में क्या लगता है, हम सबका वैक्सीनेशन होता है कि नहीं होता है? छोटे बच्चे को बहुत सारे टीके लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि उस बच्चे को वो बीमारी ना हो। मान लो मैंने पोलियो की दवाई पी ली या पोलियो का टीका लगा लिया। पोलियो की पहले दवाई भी पिलाई जाती थी 2 बूंद जिंदगी की, फिर टीके भी लगने शुरू हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे पोलियो की दवाई क्यों पिलाई? ताकि मुझे इन फ्यूचर कभी भी पोलियो ना हो, इसलिए पिलाई होगी ना। तो कैसे कैसे नहीं होगा मुझे पोलियो? पोलियो के इंजेक्शन में जो केमिकल बाहर से आया वो क्या होता है, हम जो इंजेक्शंस लगाते हैं ना, जो वैक्सीन करते हैं, उनमें जिस बीमारी के अगेंस्ट वो टीका लगता है उसमें उसी वायरस को मार के डाला जाता है। जैसे कोरोना का टीका लगाया तो उसमें कोरोना मरा हुआ वायरस आपके बॉडी में डाला उन्होंने, ठीक है, उसमें वायरस था उस टीके के अंदर। तो जैसे ही मेरे बॉडी में कोरोना का टीका लग गया मुझे, तो कोरोना के टीके में मरा हुआ कोरोना वायरस आया, वायरस तो आया ना, तो उस वायरस की पहचान करी लिम्फोसाइट ने, और लिम्फोसाइट ने कहा ओ बाहर से कोई खराब चीज आई है, कोई नुकसान, कोई इन्फेक्शन आया है। तो लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, उस वायरस को पहचान लिया और उस वायरस के खिलाफ क्या बना दी, एंटीबॉडीज बना दी। ये एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स के नाम से भी जाने जाती हैं, ये याद रखती हैं किसको, इन्फेक्शन को। लेकिन वो तो मरा हुआ वायरस था, तो उससे बेचारी क्या लड़ाई करती। लेकिन उनको पता लग गया ये वायरस तो है, ये आ गया तो बार बार भी आ सकता है, तो ये वायरस है, इसको पहचानना है और इसको याद रखना है भैया। और अब क्या हुआ, अब मुझे टीका लग गया, अब सच में किसी दिन जिंदा कोरोना वायरस आ गया मेरे बॉडी में, मुझे कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में तो क्या बनी हुई है, उस वायरस को याद रखने वाली एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। ये एंटीबॉडीज हथियार है और इन्हीं हथियारों से क्या होगा, उस वायरस के ऊपर अटैक होगा और उस वायरस को ये एंटीबॉडीज मार गिराएंगे। तो टीकाकरण हम क्यों करते हैं, हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज बने, ये मेमोरी सेल्स बने। यही वैक्सीनेशन का मेन मोटिव है, उद्देश्य यही होता है। इसीलिए हम पोलियो का टीका, टिटनस का टीका, फलाना इंसान, फलाना बीमारी का फलाना इंसान टीका लगवा रहा है। समझ रहे हो आप? बात समझ में आ गई मेरी? वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं हम, टीकाकरण क्यों करवाते हैं? ताकि जिस जिस भी बीमारी से बचने के लिए जो टीका लगवाया है वो सच में किसी दिन आ गई ना, तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है उसको यूज में ले। तो इसी तरीके से कोरोना वायरस के लिए हमने करा था, टीका लगाया था। इसीलिए इसी तरीके से हर एक बीमारी के लिए जो टीका लगता है वो उनका मेन मोटिव ही क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है। और बच्चों में बता दूं, ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। यहां पर सिर्फ 2 बातें याद रखना। एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब जब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम तो भाई सेम ही है। क्या करेंगी, दोनों ही एंटीबॉडीज बना रही हैं, दोनों ही मेमोरी सेल्स की तरह काम कर रही हैं। बस डिफरेंस इतना सा है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? बताओ, लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी किसमें? खून में। खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो ये कहां बनी? ये बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, यहीं पे बनती है और यहीं पे इनका मैच्योरेशन भी होता है। ये मैच्योर भी यहीं होती हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ना भी कहां सीख लेती हैं? बोन मैरो में सीख लेती हैं। बचपन से ही, बनते ही इनको पता है कि क्या करना है, हमें हमें किस चीज के लिए पैदा किया गया है ना। लेकिन टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है। ये बनती तो कहां है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती है। लेकिन बच्चों ये मैच्योर होने के लिए, इनका मैच्योरेशन कहां होता है? तो ये मैच्योर होने के लिए एक ग्रंथि के पास जाती हैं, और जिस ग्रंथि को हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, जिसको हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि?
थाइमस ग्रंथि कहते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, काम दोनों के ही सेम है। टी फॉर टारगेट, ठीक है बच्चा, टारगेट सेल्स होती हैं, ये टारगेट पे जाके मारती हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस ये भी होता है इनमें, मान लो आपके बॉडी में यहां पर क्या है, वायरस है, ये जाके इस टारगेट पे जाके मारेंगे इसको, ये क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे। खैर ये सब तो आगे आएगा, आपको ये सब आपको नहीं जानना है, फिलहाल इतना जानो क्या कि मैंने बोला वैक्सीनेशन का मेन उद्देश्य क्या है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना। और ये एंटीबॉडीज कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी बनाती हैं, लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। और बेसिकली अधिकतर वैक्सीनेशन हम वायरसेस के अगेंस्ट करवाते हैं। आपने देखा होगा पोलियो भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। अगर कोरोना भी था तो वो भी क्या था, वायरस की वजह से था। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली हमें जो ज्यादातर वैक्सीन लगती हैं, जो टीके लगते हैं, वो वायरस के बचाव के कारण, वायरस से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हम टीका लगवाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, वैक्सीनेशन का मेन मोटिव क्या है, तो आप बताओगे हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बनाना। मेमोरी सेल्स क्या, एंटीबॉडीज हैं, याद रखने वाली, मतलब याद किसको रखती हैं, इन्फेक्शन को। जिस भी बीमारी से बचने के लिए जो टीका लगाया उसके इन्फेक्शन को याद रखेंगे। अब अगर पोलियो वाला लगाए तो पोलियो वायरस को याद रखेंगे, कोरोना वाला वायरस का लगवाए तो कोरोना वायरस को याद रखेंगे, टिटनेस के लिए लगाए तो टिटनेस वाले को याद रखेंगी, है ना, समझ गए। और लिम्फोसाइट्स दो टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर यहीं पे लड़ना सीख लेती है, किससे, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे हमारा जन्म कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में या हमारे घर में, फिर हम मैच्योर होने के लिए कहाँ जाते हैं, मैच्योर होने के लिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब जाकर तो हमें दीन दुनिया का ज्ञान आता है। पुराने जमाने में क्या होता था, मैच्योर करने के लिए अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देते थे, है ना, तो ये बनी यहीं और यहीं मैच्योर होगी। लेकिन इसको कहाँ भेज दिया, गुरुकुल में। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनी तो बोन मैरो में थी, लेकिन ये मैच्योर होने के लिए गुरुकुल गई। गुरुकुल का मतलब क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड, यानी कि थाइमस ग्लैंड में जाकर इसे पता लगा कि इसका जन्म किस लिए करवाया गया है, क्यों करवाया गया है। थाइमस ग्लैंड में जाके पता लगा कि इसको क्यों पैदा किया गया है, इसका काम क्या है। तो इन दोनों में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि टी लिम्फोसाइट कहां बनती है, ये क्वेश्चन आता है, बी का नहीं आता है, टी का ज्यादा आता है कि टी लिम्फोसाइट्स बनती कहां है और मैच्योर कहां होती हैं। तो आपको यहां पर याद रखना है इसको। हाँ बच्चा, वायरस के बारे में आपने मोहम्मद इमरान बिल्कुल सही बात बोली, ये मैं हालांकि आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोनोसाइट्स क्या करती हैं। लास्ट बची है आपकी मोनोसाइट, तो इसको भी पढ़ के खत्म कर देते हैं। मोनोसाइट्स कब काम करती हैं, मोनोसाइट्स का क्या काम होता है। एक तो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, याद है ना आपको। क्या काम करती हैं ये भी एंटीबॉडीज बना सकती हैं, एंटीबॉडीज भी बनाती हैं, ये लिख लो, एंटीबॉडीज बनाती हैं। और दूसरा लिखना, जब हमारे बॉडी में कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल का मतलब क्या होता है, कवक, कवक भी होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं, जैसे आपको दाद हुआ है कभी ना कभी, खाज हुई है, खुजली हुई है, ये सब फंगस की वजह से होते हैं। आपके कपड़े क्या होते हैं, कपड़े आपने सर्दियों में कपड़े, गर्मियों में आपने कपड़े बेड के अंदर डाल दिए, सर्दियों में हमारी मम्मी क्या करती है, उन कपड़ों को पहनने से पहले धूप में लगाती है। क्यों लगाता, कि ज्यादा धूप पड़ेगी, ज्यादा सनलाइट आएगी तो उसके अंदर कोई फंगस वंगस लगा तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर आपने सीधे ही बेड से निकाल के पहन लिए तो उसमें फंगस हो सकता है, वो आपको दाद, ईचिंग, खुजली कर सकता है। तो ये क्या करती हैं, कवक जनित बीमारियां से बचाने का काम करती हैं। ऐसी बीमारियां जो कवक कर सकते हैं, जो फंगस कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी देने का काम करती है, उनके अगेंस्ट रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ऐसे याद रखो, मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स दोनों एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। लेकिन मोनोसाइट्स क्या करती हैं, ये बेसिकली वायरस, इनका नेचर होता है वायरस को डिस्ट्रॉय करना, जबकि सॉरी लिम्फोसाइट का नेचर क्या होता है, बेसिकली वायरस पे अटैक करना। लेकिन ये वायरस के साथ साथ अगर कोई फंगस भी आ गया तो उसको भी मार गिराएंगी, उसको भी मार गिराएंगी। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल्स के भरोसे चल रहा है। बोलते ना इम्यूनिटी लो हो गई,
मुझे बहुत बीमारियां हो रही हैं, यानी कि आपके बॉडी में WBCs डीएक्टिवेट हो गई हैं, ये सारी काम नहीं कर रही हैं, या इनकी संख्या कम हो गई, या ये इतने दिनों से आपको कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ कि इनको लड़ाई करने की आदत ही भूल गई है ये। इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में कहा था छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो वो ठीक है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स बना रहा है तो मतलब वो अच्छी चीज है। आप देखो बच्चों, एक बार फिर से हम इस चीज को थोड़ा सा समराइज कर ले। मैंने कहा था दो टाइप से कैटेगरी में बांट देते हैं WBC को, एक ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरी एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 होती हैं, न्यूट्रोफिल जिसमें न्यूक्लियस ज्यादा दिखे, 2 से ज्यादा दिख सकते हैं। काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस, लिखा है ना, हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, भक्षण करने का काम करती है। इसिनोफिल्स का क्या होता है? न्यूक्लियस 2 होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। काम क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाती हैं। देखो, फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। और दूसरा, ये जब भी काम करने लग जाती हैं, जब बेसोफिल्स कम हो जाती हैं, तब एलर्जी का भी इम्यून रिस्पॉन्स बना देती है। बेसोफिल्स क्या करती हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करवाती हैं एंड एलर्जिक रिएक्शंस करवाती हैं, लिखा है ना, प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये काम हम पढ़ चुके हैं। और एक हेपारिन भी बनाती हैं, ये भी याद रख लेना। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक का मतलब है ये एंटीबॉडीज बना के इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। और ये एंटीबॉडीज आप बताओगे बच्चा 2 तरीके से काम कर सकती हैं, एक बी लिम्फोसाइट के नेचर से और एक टी लिम्फोसाइट के नेचर से, ठीक है। और मोनोसाइट्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, तीनों के अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन मेनली ये फंगस वाली बीमारियां और एंटीबॉडीज बना के काम करती हैं। तो ये टोटल 5 टाइप की WBC होगी। सबका काम एक ही है, सबका नेचर एक ही है, क्या करना? बीमारियों से बचाना, इम्यूनिटी देना, सबका एक ही काम है। आप देख लो ना, हमने यहां से इनके फंक्शन शुरू किए थे। देखो, ये बैक्टीरियल डिजीज से बचा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? आपको जब किसी ने चांटा मारा तो उस समय जो आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को फील करवाना, उन चेंजेस के अंदर आपके बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा करना। अगला, इसने क्या करा? एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करा। इसने क्या किया? तो इसने बच्चा हमारे बॉडी में, ऊपर वाले ने, लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज बनाई, और इसने हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन मेनली वायरस और फंगस के अगेंस्ट बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को नहीं मार सकती, बैक्टीरिया को भी मार सकती है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ WBC कंप्लीट। WBC थोड़ा बड़ा था, इसको पढ़ने में चाहिए 1.5 क्लास खा जाता है ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ WBC। और अब यहां तक की क्लास में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। कल हम पढ़ेंगे WBC कम होना क्या कहलाता है, WBC ज्यादा होना क्या कहलाता है। उसके बाद हम कल प्लेटलेट्स पढ़ देंगे। तो ये कल हमारा ब्लड का कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ब्लड ग्रुप बचेंगे, और ब्लड ग्रुप पढ़ने के लिए 3 क्लास और चाहिए, यानी कि 4 क्लास बाद ये चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप खुद सोचो ना कि मैं इसमें क्या स्किप कर दूं, क्या छोड़ दूं। मुझे तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर से हजारों क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, इसलिए मैं इसको ऊपर ऊपर टाल नहीं सकती। बात समझ रहे हैं? मुझे पता है इसको पढ़ाने में पूरी 15-16 क्लास लग जाएंगी। एक ही चैप्टर तो चल रहा है अपना, लेकिन बड़ा बहुत है चैप्टर। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड ग्रुप सब कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं कुछ छोड़ के नहीं चल रही हूं इसमें। हाँ जी, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज अमीबा। हाँ जी, बताओ, कोई डाउट? कोई भी डाउट? हाँ, लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, बता दिया ना विकास, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मैम डेली क्लास में मरने की बात जरूर बोलती है। बच्चा, आपको पता है कोई अमर रहा है क्या? हाँ, आज तक आपने सुना हो फलाना इंसान अमर है? जो आया है, विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। तो क्यों ना हम उस सत्य को पहले से ही एक्सेप्ट कर लें और थोड़ा सा अच्छा जीवन जी लें। कोई नहीं बचा आज तक, जो आया है उसको जाना तो है ही। समझ रहे हो आप? ये तो ऐसा सत्य है जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। आपको अगर बुरा लगता है मरने मराने की बातें, तो मैं अब नहीं करा करूंगी क्लास में। मैं तो इसलिए करूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले, आप लोग इन बीमारियों से बचने का काम करें, है ना। अब नहीं बोला करूंगी, ठीक है। मैं अभी कुछ दिन
दिन पहले न्यूज में आया था कि एक फीमेल की प्रेगनेंसी में सांप था। ये सब फालतू की न्यूज है, मत सुना करो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये सब टीआरपी गेन करने के लिए न्यूज चैनल वाले बकवास करते हैं। इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसी बातें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ ऐसी न्यूज। चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।